शायद आपने कभी मॉल में घूमते हुए लेंसकार्ट की वो चमकती हुई एकदम प्रीमियम दिखने वाली दुकानें देखी होंगी, लेकिन जितना ये बाहर से साफ सुथरा और चमकदार दिखता है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही उलझी हुई है। कहानी शुरू होती है उस समय से जब लेंसकार्ट को भारत का सबसे तेजी से बढ़ता आईवेयर ब्रांड कहा जा रहा था। सब कुछ बढ़िया दिख रहा था, स्टोर खुल रहे थे, ब्रांड छा रहा था और कंपनी आईपीओ की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही आईपीओ की बातें तेज हुई, संदिग्ध घटनाओं की एक एक परत खुलती चली गई। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की, यानी वो लोग जिन्होंने लेंसकार्ट का बोर्ड, उसकी ब्रांडिंग, उसका पूरा सेटअप लेकर अपनी जेब से लाखों लगाकर स्टोर खोले। इस मॉडल को एफओएफओ कहा जाता है, फ्रेंचाइज ओन्ड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। मतलब दुकान आपकी, खर्च आपका, रिस्क आपका, लेकिन नाम लेंसकार्ट का। अब इन फ्रेंचाइजियों का आरोप है कि कंपनी ने उनके ठीक पास अपनी खुद की कोको स्टोर खोल दी। कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। आप सोचिए, आपने सालों की बचत लगाकर दुकान खोली और उसी ब्रांड ने आपके सामने ही अपनी खुद की दुकान खोल दी। ग्राहक स्वाभाविक रूप से किसकी ओर जाएंगे? कंपनी वाली दुकान की तरफ ही, है ना? यही वजह है कि बहुत से फ्रेंचाइजी कहते हैं हमारा बिजनेस धीरे धीरे खत्म होता गया और हाथ में सिर्फ नुकसान बचा। कुछ मामलों में तो बात इतनी बड़ी कि एफआईआर तक दर्ज हो गई। कहीं बिक्री डेटा को लेकर सवाल उठे, कहीं रॉयल्टी और अकाउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगे, कुछ जगह जीएसटी मिसमैचेस तक सामने आए। स्टोर्स का कहना था कि सॉफ्टवेयर का नियंत्रण कंपनी के पास था और उन्हें असली लेन देन का पूरा डेटा देखने नहीं दिया जाता था। इसी बीच जब लेंसकार्ट अपने आईपीओ की तैयारी कर रहा था, कुछ फ्रेंचाइजियों ने सेबी को शिकायत भेजी कि डीआरएचपी ड्राफ्ट आईपीओ डॉक्यूमेंट में इन विवादों और एफआईआर्स का ठीक से जिक्र ही नहीं किया गया। जहां दस्तावेजों में सिर्फ 2-3 मामूली केस बताए गए, वहीं जमीन पर बड़ी शिकायतें और गंभीर मामले चल रहे थे। अब आते हैं ईडी की जांच पर, जिससे पूरा माहौल और भारी हो गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लेंसकार्ट के विदेशी निवेश से जुड़े लेन देन पर फेमा के तहत जांच शुरू की। कंपनी को किसी भी तरह का ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने के लिए ईडी की एनओसी चाहिए थी। 18 नवंबर 2023 को ईडी ने कंपनी से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे। यह खबर बाहर आई और निवेशकों ने एकदम से चिंता जताई। क्या इतनी स्क्रूटिनी के दौरान आईपीओ लाना ठीक है? लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। कंपनी का दिखाया गया प्रॉफिट। आम लोग जब किसी कंपनी का मुनाफा देखते हैं तो मान लेते हैं कि यह व्यापार से आया होगा, यानी चश्मे, फ्रेम्स, कॉन्टैक्ट लेंस बेचकर। लेकिन आरोप यह लगे कि लेंसकार्ट का बड़ा हिस्सा अदर इनकम से आया, जैसे बैंक ब्याज, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट गेन्स या एक बार की आने वाली इनकम। एक्चुअल कोर बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इससे काफी कम था, यानी ऊपर से कंपनी मुनाफे में दिख रही थी पर असली व्यापार की कमाई उतनी दमदार नहीं थी। इसके ऊपर कंपनी की वैल्यूएशन 70,000 करोड़ से भी अधिक बताई गई। विशेषज्ञों ने साफ सवाल उठाया, जब प्रोडक्ट पर मार्जिन बहुत कम है तो वैल्यूएशन इतनी ऊंची कैसे? और अंत में फाउंडर्स को लेकर भी कुछ विवाद सामने आए। कहीं कम वैल्यूएशन पर शेयर खरीदने और ऊंचे वैल्यूएशन पर बेचने की बातें हुई। कहीं एक को फाउंडर की डिग्री को लेकर सवाल उठे। इन सब ने कंपनी की क्रेडिबिलिटी पर और दबाव डाल दिया। फिर भी लेंसकार्ट लगातार अपनी ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपेंशन में लगा रहा। लेकिन बाजार में निवेशकों के बीच और फ्रेंचाइजी के दिमाग में एक ही बात घूमती रही, ये जो चमक दिख रही है, क्या ये असली है या इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है? आप क्या सोचते हैं? इन आरोपों में कितना सच हो सकता है?